चलेगा। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने डाइजेशन कंप्लीट किया था लास्ट। जो नए आए हैं बता दें, बायोलॉजी सेगमेंट हमारा चल रहा है जनरल साइंस में, और उसमें हम अभी जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि ह्यूमन ग्लैंड्स, मानव ग्रंथियां, दूसरा बोन्स, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा हमने डाइजेशन, बस यही हुआ। ओके, फोर्थ टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। अच्छा, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि प्रीवियस नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, इसका उस पार्ट से कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, चलो देखो, बात करें सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है? जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है, तो रिमूवेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और इसके लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिंपली बात। ठीक है, लेकिन यहां पर समझना, ये वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का फंडा हुआ कैसे? तो हमारी बॉडी में एक फूड कंटेंट, पार्ट ऑफ फूड, भोजन का भाग पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल। यस और नो? यस। इतना तो सभी जानते हैं हम कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर, ये टोटल 7 कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। इसमें ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग होता है, ऊर्जा देता है शरीर को। प्रोटीन मसल्स फॉर्मेशन का काम करता है, और फैट हमारी बॉडी ऑर्गन को मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम करता है। बाकी ये हमारे बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी आती है, कमी आ जाती है, ठीक है, तो उस कमी को पूरा करने का काम चार्ज कौन लेता है? विटामिन्स। मिनरल्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, सोडियम। सोडियम हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 होता है ना, हाईएस्ट। ठीक है, डिस्टोलिक और सिस्टोलिक हम सुनते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट जो होता है वो 120 और लोएस्ट जो होता है वो 80। तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? सोडियम। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, और उम्र के साथ नमक कम कर देना चाहिए। कहते नहीं कहते? क्योंकि उसके बाद हमारी बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो धीरे धीरे हमें सॉल्ट भी कम करना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा खाते हैं फिर उनकी बॉडी में बीपी हाई रहने लग जाता है। नमक खाने से, ज्यादा नमक खाने से हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही मिनरल्स की और बात करें, मैंने कहा ना बॉडी सिस्टम को रेगुलेट कर रहा, थोड़ा खाओ हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम रेगुलेट मेरर में होगा, 120-80 के बीच में हमारा ब्लड प्रेशर वेरिएट होता रहेगा, मतलब काम करता रहेगा। मिनरल और मिनरल्स की बात करें, जैसे पोटेशियम, हम सुनते हैं हमारी हार्ट बीट कितनी होती है एडल्ट की? 72 इंपल्स पर मिनट। तो 72 को रेगुलेट कौन कर रहा है? पोटेशियम। तो मिनरल्स क्या कर रहा है? हमारी बॉडी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैं और बहुत सारे हैं, हमारी बॉडी में टोटल 26 मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बाइकार्बोनेट, हम कहते हैं ब्लड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, तो उस बेसिक नेचर को मेंटेन कौन कर रहा है? बाइकार्बोनेट। कौन कर रहा है? बाइकार्बोनेट। ठीक है, जिसके कारण हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 मेंटेन्ड होता है। सुना होगा ना आपने बचपन में,
ठीक है, तो उसको मेंटेन कौन कर रहा है? बाइकार्बोनेट। ऐसे बहुत सारे पार्ट है। हीमोग्लोबिन बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें। धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनके बारे में जानकारी होती चली जाए। जैसे हमने प्रीवियस बोन्स में पढ़ा था, कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। फाइबर क्या करता है? फाइबर क्या करता है, कौन बताएगा? फाइबर, हाँ, रफेज की तरह काम करता है। यूं समझो, इंटेस्टाइन से इजीली खाना मूव होते हुए आगे खिसकता रहता है। ठीक है, ताकि हमारा इंटेस्टाइन क्लीन रहे। इसीलिए कहते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें अंकुरित स्प्राउट्स वगैरह इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, फाइबर। ठीक है, या हम जो गेहूं खाते हैं वो होल ग्रेन मीट वीट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या है? फाइबर है। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैदा खाओगे, मैदे में फाइबर अवेलेबल होता है क्या? नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्या होगा? वो हमारे इनर लिनिंग, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसके अंदर चिपक जाएगा। उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। किसके? मैदा और एलिमेंट्री कैनाल की इनर लिनिंग, यानी अंदर की सतह के बीच में। तो उससे क्या होगा? खिसकने में दिक्कत होगी उसको। किसको? खाने को, जो भी खाया। इसलिए कहा जाता है लिमिटेड मैनर में खाना चाहिए। ठीक है, और वाटर तो आप जानते हो, हमारी बॉडी जो है वो 65 to 70% वाटर कंटेन्स है, और उसमें भी ब्लड का 90% क्या है? वाटर है। ब्लड में 90% कौन है? वाटर है। तो वाटर तो जरूरी है बैलेंस करने के लिए। चलो, ये सारी चीजें। तो अब इसी का एक पार्ट है एमिनो एसिड, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोटीन जो है फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो? यस, वही एमिनो एसिड, सुनना आप गौर से, एक्सक्रीटरी। ठीक है, कई लोग तो एक्सक्रीटरी का मतलब ही नहीं समझते हैं। एक्सक्रीटरी का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, और बॉडी का मेन वेस्ट प्रोडक्ट कौन होता है? सुनिएगा, एमिनो एसिड जो है, अमीनो अम्ल वैसे तो मसल्स फॉर्मेशन का काम करता है, लेकिन जो यूटिलाइज नहीं हो पाता है वो एमिनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। और यही अमोनिया किसके कांटेक्ट में आता है? हम जो एक्सेल करते हैं उस CO2, प्रॉपर एक्सेल थोड़ी कर पाते हैं CO2 को। जो रिमेनिंग CO2 होती है वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है? अमोनिया के साथ। कहां से आया बॉडी में अमोनिया? एमिनो अम्ल से। और ये अगर थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस पे जाओ आप तो याद होगा, मैंने आपको जब लीवर के फंक्शनिंग पढ़ाए थे तब बताया था अमोनिया किस में अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। कौन कन्वर्ट करता है? लीवर कन्वर्ट करता है। समझ में आ रही? फिर अमोनिया किसके साथ कंबाइन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और उसने किसकी फॉर्मेशन कर दी? किसकी फॉर्मेशन कर दी? यूरिया की। तो ये है हमारी बॉडी का सबसे मेन वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया। ऑलमोस्ट 2.5%। कितना? 2.5%। क्योंकि 95% तो इसमें वाटर होता है, यूरिन में 95% वाटर होता है। कारण इसको निकालने के लिए। अब सुनना कहानी, पहले पहले सुनते फिर लिखेंगे ना, पहले समझ लेते। अब देखो, इधर हम बात करें, ये ही है सबसे मेन वेस्ट प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बॉडी वेस्ट, अब बॉडी वेस्ट उसने ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिया। ऑर्गेनिज्म ढेर सारे हैं दुनिया में, यस और नो? यस। तो उसके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? तो सबकी बॉडी में कौन है? अमोनिया। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिमूवल नहीं कर सकते। सारे ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकाल नहीं सकते। तो देखो, जो अमोनिया को रिमूव करने का काम करते हैं बॉडी से, वो कहलाते हैं अमोनोटैलिक। क्या कहलाते हैं? अमोनोटैलिक। सुनते जाओ पहले। जो डायरेक्टली किसका रिमूवल करते हैं? किसका करते हैं? अमोनिया का। उन्हें क्या नाम दिया जाता है?
अमोनोटैलिक। जो अमोनिया का रिमूव नहीं कर पाते हैं और अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में, उन्हें कहा जाता है, यहां लिख रहा हूं मैं, उन्हें कहा जाता है यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक। ओके, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अमोनिया को यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं। उन्हें कहा जाता है यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। तो ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने टाइप के हो गए, कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के, चौथा कोई टाइप नहीं होता, पहली बात सुन लेना। लेकिन एक्सेस में अगर हम होल ऑर्गेनिज्म में बात करें तो फिर और भी टाइप होते हैं, जैसे गुआनोटैलिक। क्या होता है, मकड़ियां जो होती है ना वो गुआनोटैलिक होती है, वो ग्वानिन का एक्सक्रीशन करने का काम करती है। किसका, ग्वानिन का, इसलिए उनका नाम हो गया ग्वानोटैलिक। कुछ बॉडी वेस्ट के फॉर्म में डायरेक्ट एमिनो एसिड का ही निकालने का काम करते हैं, उन्हें एमिनोटैलिक कहा जाता है, नॉट अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक देखो शब्दों में वो कंफ्यूजन होती है, अमोनोटैलिक जो अमोनिया निकालते हैं, जो अमीनो एसिड निकालते हैं वो अमीनोटैलिक कहलाते हैं। अमीनोटैलिक और अमोनोटैलिक में कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन अगर आपसे सिंपली पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, तो क्या बोलोगे, 3 मेनली। अब कौन कौन आते हैं वो समझते हैं। सुनो भाई, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस होता है, विषैला होता है, वो होता है खुद अमोनिया। सबसे ज्यादा हार्मफुल, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है, विषैला है। अब विषैला है तो ऑफ कोर्स पॉइजनस है, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए, पानी चाहिए। मैं आपको कहूं एक नींबू का रस है ग्लास भरा हुआ, उसको पीना है, एक ही बार में पी लोगे, आप बोलोगे सर इसमें पानी डाल दो पहले, आप पूरा ग्लास फिनिश कर दूंगा, भले वो कितना ही हो। यस और नो। कोल्ड ड्रिंक नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल भी हो तो भी हम पी जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, एक बोतल पानी दे दिया जाए तो नहीं पी पाओगे। सच बता रहा हूं, 5 लीटर की बोतल होती है ना, बैठे बैठे पूरे दिन छोड़ो 2 घंटे में निपटा दोगे उसको, 5 लीटर की वो भी। लेकिन वही मैं आपको पानी की बोतल दे देता या जरीकेन दे देता, मैंने कहा पियो, तो बोले सर पानी 5 लीटर पीते हैं कभी, ठीक है ना। तो सुनो भाई, अमोनिया सबसे ज्यादा पॉइजनस है, पॉइजनस है तो इसको निकालने के लिए पानी बहुत चाहिए। तो पानी कौन निकाल सकता है सबसे ज्यादा, जो खुद पानी में रहेगा। तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं, कौन होते हैं, अमोनोटैलिक। क्यों, क्योंकि पानी में रहते हैं तो पानी से कोई समस्या ही नहीं, जितना पानी निकालेंगे उतना पानी की डेफिशिएंसी वापस पानी से ही फुलफिल हो जाएगी। यस और नो, यस। तो इसमें कौन आ गए, जलीय जीव, एक्वेटिक क्रिएचर्स, एनिमल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक मछलियां, फिशेस, वो भी कौन सी, बोनी फिशेस, जैसे स्टार फिश इसमें नहीं आती, ठीक है, बोनलेस है वो उसमें, ठीक है। जेली फिश वो इसमें नहीं आती है, बोनलेस है, जिसमें मछलियों में क्या होती है, बोन्स होती हैं, तो बोनी फिशेस इसमें आती है, ठीक है। ऑक्टोपस इसी में आता है, मैंने क्या बोला, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व। हाँ बोलो, किसमें, नहीं ऑक्टोपस इसमें आता है, इसी में आता है, मैं बोल रहा हूं ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोला ना, तो वो इसमें इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं थोड़ी कह रहा हूं, वो तो मछलियों के लिए मैंने बोला, बोनी फिशेस इसमें आती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे लेस पॉइजनस होता है, सबसे कम विषैला, कम विषैला। अब सबसे कम विषैला है तो इसके साथ पानी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी, ठीक है। तो जो सबसे कम पानी निकालते हैं ये उस ऑर्गेनिज्म में होता है, कौन निकालता है सबसे कम पानी,
बर्ड्स, पक्षी, अब वो सारे आ गए, ठीक है। और रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, इनकी मजबूरी क्या है, सुनो। ऐसा क्यों बनाया, गॉड गिफ्टेड क्यों है इनको, इसलिए क्योंकि ये ज्यादा पानी पी नहीं सकते। ज्यादा पानी पी लेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। हैवी हो जाएगी तो ये उड़ नहीं पाएंगे या रेंग नहीं पाएंगे, समझ पा रहे हो। इसीलिए आप देखना, एक अजगर जो होता है ना, अजगर सांप कुछ भी, जब वो बड़ा खाना निगल लेता है उसके बाद वो चल नहीं पाता है, वो वहीं बैठा रहेगा, कुछ भी कर लो। यस और नो। तो सेम कहानी है, तो उनकी बॉडी में जब पानी ज्यादा चला जाएगा तो वो चल नहीं पाएंगे। इसीलिए इनको पानी सबसे कम चाहिए, और इसलिए इसको अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड में। तो इसमें एग्जाम्पल कौन हो गए, बर्ड्स, सब आ गए बर्ड्स, और रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव, सांप, छिपकली, ठीक है, सब इसमें आ गए। जरूर थोड़ी है इनका एग्जाम्पल हम उस तरह से डिस्क्रिप्शन देके अलग अलग नाम लिख के, उसमें तो सब आ गए ना। हाँ, फिर आ जाओ यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में कौन आते हैं, ऑल मैमल्स, बोले तो समस्त स्तनधारी। क्या होते हैं मैमल्स, पहले तो ये बताओ। सॉरी, लाइक, और कौन, अच्छा काऊ, काऊ को मुझे सुनाई नहीं दिया, कानपुर में हड़ताल चल रही है। क्लास थी ना, वहाँ माइक लगा रखा था अभी, तो माइक लगा रहा था तो कान थोड़ी देर के लिए वो हो जाता है ना, सुन हो जाते हैं, तो अपनी आवाज जाती है इस वजह से। चलो, हाँ, देखो, मैमल्स क्या होते हैं, जो बेबी बॉर्न करते हैं, मतलब सीधे ही बच्चे तो सब देते हैं लेकिन कुछ अंडे देते हैं, ठीक है ना। तो जो डायरेक्टली बेबी बॉर्न करते हैं, बच्चे देते हैं, वो कौन कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, सिंपली। यस और नो, यस, ठीक है। अब उसमें सब आ गए, जैसे हाथी, अंडा होता है कि हाथी का अंडा सुना होगा आपने, गाना तो सुना है, लेकिन अंडा होता है क्या हाथी का, नहीं ना। तो वो कौन हुआ, मैमल्स हुआ, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, सब किस में आ गए, मैमल्स में, ठीक है। अच्छा, फ्रॉग जो है ना, वो भी इसी में आता है, फ्रॉग इसमें भी आता है और फ्रॉग इसमें भी आता है, लेकिन यहां पे फ्रॉग नहीं होता, टेडपोल होता है, मेंढक का लार्वा, बोले तो टेडपोल। मतलब यूं समझो अपनी भाषा में, अगर मैं कहूं मेंढक के बच्चे, ठीक है ना, तो वो किस में आते हैं, इसमें। तो एक लौता ऐसा जीव है, ऑर्गेनिज्म है, जो दो में शामिल है, समझ पा रहे हो। तो एक यहां पे एक्सेप्शन और क्वेश्चन दोनों हो गया हमारे लिए। इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो एक साथ दो एक्सक्रीटरी सिस्टम शो करती है, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल है लेकिन हाँ, पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो अगर मैं आपसे, हाँ एक मिनट, सॉरी, विषैला पॉइजनस, ये मोस्ट पॉइजनस, ये लीस्ट पॉइजनस, और ये मीडियम पॉइजनस। वो इस अमोनोटेलिक में, क्योंकि पानी में देते हैं, मेंढक के लार्वा किस में होते हैं, पानी में, उनके, जब वो मेंढक में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। करो कंप्लीट यहां तक, जल्दी से। समझ में आया क्या, पहले तो ये बताओ, पक्का।
अच्छा, एम्फीबियंस जो होते हैं ना वो यूरियोटेलिक में आते हैं, तो यहां पर एम्फीबियंस भी लिख देना, ठीक है। उभयचर, उभयचर क्या होता है? उभयचर जो पानी और जमीन पर, फ्रॉग के साथ सेम कहानी है, इस वजह से वो इसी में आता है, ठीक है ना। फ्रॉग उभयचर का ही, एम्फीबियन का एग्जाम्पल है। टर्टल, कछुआ, एम्फीबियन, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। इसका एक चार्ट बनाते हैं, और नहीं क्लियर हुआ तो क्लियर हो जाएगा, जितने क्वेश्चन आते हैं उस चार्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। हो गया यहां तक? चले आगे। लिख रहा है कोई? जल्दी लिखो, फास्ट। अच्छा, इंसेक्ट किस में आएंगे? इंसेक्ट उड़ते हैं ना। अरे वो यार, क्या बात कर दी यार बेटा। अभी मैं एनिमल किंगडम तो क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूं ना। अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, 3 टाइप के ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, ठीक। बायोलॉजी क्यों आप? हाँ, मैं मैं समझ गया आपने बोला तो, लेकिन हम एनिमल किंगडम नहीं पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से। अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीटरी सिस्टम ना। हम्म, हो गया। चलो देखो इधर, एक चार्ट बनाते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। चले आगे। सबसे पहले अमोनोटेलिक, दूसरा यूरिकोटेलिक। अच्छा चलो ऐसे लिख देते हैं, पहले यूरियोटेलिक लिख देते हैं, यूरियोटेलिक। और तीसरा यूरिकोटेलिक। हाँ भाई, सबसे पहले तो इसकी बात करें तो, यार एक गड़बड़ कर दी। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कह सकते हो, वेस्ट क्या, एक्सक्रीटरी लिखना है यहां पर। उत्सर्जी पदार्थ क्या लिखेंगे आप इंग्लिश मीडियम? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया।
नॉट यूरिक अम्ल। और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक अम्ल। इसमें सबसे ज्यादा विषैला या पॉइजनस की बात करें, हार्मफुल कह दो, हार्मफुल कौन होता है? ठीक है, मोस्ट, मिड, मीडियम, इसलिए मैंने पहले लिखा था, और ये लीस्ट। ठीक है, फिर वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, पानी की आवश्यकता, हिंदी में लिखो समझ जाओगे। वाटर रिक्वायरमेंट हाईएस्ट, सॉरी, हाँ हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट। फिर बात करें इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, मतलब किस फॉर्म में होता है, किससे होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, एक्सक्रीशन मेथड, मेथड, उत्सर्जन विधि। ठीक है, एक्सक्रीटरी मेथड, इसमें क्या होता है? गिल्स होते हैं। गल पड़े? नहीं पड़े क्या? सुने नहीं क्या? हाँ, गिल्स होते हैं। ठीक है, इसमें बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन। और इसमें बात करें तो पेस्ट और क्रिस्टल, हिंदी में इसको बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट कहते हैं ना, बर्ड क्या करते हैं? बीट कर देते हैं। हाउसफुल पिक्चर तो देखी होगी आपने, हाँ, वहां तो सीधा ही बोला जाता है। अच्छा, इसमें स्किन और होता है, गिल्स के साथ साथ व्हाट, क्या होता है? स्किन। ठीक, एग्जाम्पल्स की बात करें, यहां पर कौन होते हैं? जलीय जीव, एक्वेटिक। जैसे बोनी फिशेस। भाई कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना ना साथ में, आपको दिक्कत आए। बोनी फिशेस का मतलब होता है अस्थिल मछलियां, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मगरमच्छ, अब आप बोलोगे मगरमच्छ तो एम्फीबियन है सर, लेकिन आता है इसमें। ठीक है, वो मोस्ट ऑफ टाइम किस में निकलता है? पानी में। ठीक है, तो मगरमच्छ। अच्छा, और टेडपोल, टेडपोल क्या होता है? ये मेंढक का लार्वा, लार्वा ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग्स लार्वा कह सकते हो, मेंढक का लार्वा। अमीबा भी इसी में आता है। ठीक है, आगे हम डिजीज पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए। अमीबा, पैरामीशियम भी इसी में आता है। जानते हो ना अमीबा को? पैरामीशियम, नेक डाई से देख भी नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल होती है। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अमीबा तो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है ना, इसलिए अमीबा तो हम जानते हैं। क्या हुआ, कुछ डाउट बोलो ना, कुछ डिस्कस हो रहा है तो। चलो इधर आते हैं, यूरियोटॉलिक में समस्त स्तनधारी,
ऑल मैमल्स, जैसे डॉग, कुत्ता, कैट, ह्यूमन, एटसेट्रा। ठीक है, फिर ऑल एम्फीबियंस, समस्त उभयचर। पर मैं लिख एक ही सकता हूं, दोनों नहीं लिख सकता, इसलिए आपको कोई भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ऑल एम्फीबियंस, समस्त स्तनधारी, ऑल एम्फीबियंस। ठीक है, इसमें कौन आएगा? फ्रॉग, मगरमच्छ, कछुआ, टर्टल, एटसेट्रा। फिर इधर आ जाते हैं, ऑल 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 एम्फीबियंस। फिर इसमें कौन आएगा? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, अच्छा एक और चीज बता दूं आपको, जो बोनलेस फिशेज होती हैं वो किस में आती है? वो इसमें आती है, यूरियोटेलिक में। तो यहां पर लिख रहा हूं बोनलेस फिशेज, या बोनलेस फिशेज को क्या बोलते हैं? उपास्थि मछलियां। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज फिशेज इनको कहा जाता है। जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं। क्या होता है कार्टिलेज? हम्म, ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं ना, तो बस उनमें यही होते हैं, तो इनको बोलते हैं कार्ट, सॉरी, बैट बर्ड में आता है, वो एनिमल किंगडम में, लेकिन वो इसमें बर्ड्स में शामिल हो। ठीक है, उसको भी तो उड़ना पड़ता है ना भाई, तो उड़ना पड़ता है, तो सिंपली बात, जो उड़ेगा वो ज्यादा पानी नहीं पी सकता। ठीक है, अच्छा चलो ये तो बात हो गई वेस्ट प्रोडक्ट की, तो अब आपको ये पता पड़ गया कि बॉडी में वेस्ट, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबकी बॉडी में बनता क्या है? अमोनिया। अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। ठीक है, अब यूरिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे मेन देखो, एक साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था बर्जीलियस, सबने नाम सुना होगा इनका। ठीक है, उन्होंने ताल ठोक के कहा था कि कार्बनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बना नहीं सकते हैं। क्या बोला था इनको? कार्बनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था होलर, WHOLAR। ठीक है, ये आपने नहीं सुना होगा लेकिन बता दूं, होलर ने पहली बार कार्बनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया। और ये क्वेश्चन एसएससी का है कि पहली बार जो कार्बनिक कंपाउंड बना था उसका नाम क्या है? यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। ठीक है, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आया, तो ये चीज भी बात कर लेते हैं। चले, अच्छा अभी गेट खुला था।
भाई इतनी गारंटी लेता हूँ कि जब हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तब आपको इन टॉपिक से डर लगता था, ठीक है। डायग्राम, जब किताबों में हम डायग्राम देखते थे नेफ्रॉन का, मुझे याद है उल्टियाँ आती थी कईयों को, तो कि ये क्या बला है ना। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे। अभी तो बेसिक शुरुआत हमने करी है, ठीक है। और देखो कॉम्पिटिटिव लेवल में इन चीज़ों को कवर करना पड़ता है, हमें थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब देखो बात कर लेते हैं, चले आगे। देखो बात कर लेते हैं यूरिया। यूरिया फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक, हिंदी मीडियम लिख लेना। फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, किसने बनाया था? प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक कंपाउंड, होलर। फिर इसका फॉर्मूले की बात कर लें। देखो फॉर्मूला क्या है, मैं इसको टाइटैनिक कहता हूं। टाइटैनिक क्यों? क्योंकि आपको दोनों साइड क्या एक कीटोन ग्रुप बनाना है, दोनों साइड एक कीटोन ग्रुप बनाना है और टाइटैनिक पोज बना दो। इसका कैसे बना दो? दोनों साइड ऐसे बना लो, दोनों साइड एमिनो ग्रुप को कनेक्ट कर दो, NH2। ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। आसान है। ये क्या है बीच में? कीटोन ग्रुप, इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है, CO बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2। इसको ये NH2 ग्रुप जो होता है ना, ये अमोनिया ग्रुप कहलाता है, एमीन ग्रुप इसको बोलते हैं। बोलो बेटा। कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, नहीं जानते हो? हम भी कार्बनिक है। हमारी बॉडी बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? कार्बन का। कोयला क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है। डायमंड क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है। बात समझ आ रही? कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक कंपाउंड, ब्लैक लैंप, काजल कार्बनिक कंपाउंड, सब कुछ कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। तो भाई उन्होंने, बर्जीलियस ने पहले बोला कि कार्बनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बन ही नहीं सकता, ये तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है। ये कहां बनता है? ऑर्गेनिज्म। कोयला किसने बनाया? प्लांट्स ने बनाया। पेट्रोल डीजल किसने बनाया? ऑर्गेनिजम्स ने बनाया। जब मर गए तो जमीन में गए, उनका पॉलीमराइजेशन हुआ और फिर उसके बाद क्या मिला? हमें पेट्रोल डीजल मिला, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस मिले। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि कार्बनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बनते हैं, लेकिन पहली बार यूरिया की फॉर्मेशन किसने करी? होलर ने करी, वो भी लेबोरेटरी में। आप जान के आपको ताज्जुब होगा, हम करोड़ों रुपए का यूरिया जो है ना, वो USA से खरीदते हैं। कहां से खरीदते हैं? USA से। और अरबों रुपए का यूरिया हम यूरिन में बहा देते हैं, ये भी हकीकत है। मतलब जो यूरिन में यूरिया होता है वो अरबों रुपए का है, तो करोड़ों रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें? USA से उस यूरिया को खरीदने में, क्योंकि वो लेबोरेटरी में बना रहा है। आपने एक नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल सुना होगा ना, उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजर्स का तो रोल होता है। तो फर्टिलाइजर्स दो, एक होता है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, औद्योगिक स्थिरीकरण। औद्योगिक स्थिरीकरण में इंडस्ट्री के अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन की जाती है। आजकल बहुत बड़े स्केल पर होता है, गूगल पे सर्च करना, ठीक है। यूरिया इंपोर्ट थ्रू इंडिया, एक्सपोर्ट का तो नाम भूल जाओ भाई। हम अपनी कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहां से एक्सपोर्ट करेंगे? हम खरीदते हैं, वो भी करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ का, आप समझो। लेकिन अब अगर आपने कई बार करंट से अपडेटेड हुए हो या आपको पुखराज सर ने पढ़ाया हो तो उसमें बताया होगा कि अब हम ऐसा, मतलब प्रोजेक्ट बदल रहे हैं। अब क्या हुआ? नितिन गडकरी जी, मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है उनका। तो उसमें क्या होता है? अलग अलग सेगमेंट्स को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट मतलब आप जितने बायो टॉयलेट्स होते हैं उन सबको इंटरलिंक किया गया है। उन बायो टॉयलेट्स के जो प्रोडक्ट होता है, जानते हो ना बायो टॉयलेट्स? जानते हो बायो टॉयलेट्स? नहीं, जो एरोप्लेन और रेलवे में यूज होता है,
उनको बोलते हैं बायो टॉयलेट्स। किसने बनाया बायो टॉयलेट्स? किसने बनाया? डीआरडीओ ने। अब आप बोलोगे बायो टॉयलेट्स में डीआरडीओ का क्या रोल है? डीआरडीओ केवल डिफेंस सेक्टर में काम नहीं करता है। डीआरडीओ जहां देश को जरूरत होती है उस हर सेगमेंट में डीआरडीओ काम करता है। अगर कोविड के टाइम में डीआरडीओ की जरूरत पड़ी मेडिसिन में, डीआरडीओ ने मेडिसिन बनाई, अगर आपको याद हो तो कोरोना की, मुझे ये नाम याद नहीं है, बाकी कल गूगल कर लेना। डीआरडीओ ने बायो टॉयलेट्स बनाए। डीआरडीओ डिफेंस के सेगमेंट, उरी मूवी तो देखी होगी, डीआरडीओ इंस्ट्रक्ट करता है कि हमारे लिए एक गरुड़ बनाओ। तो हर सेगमेंट में डीआरडीओ इन्वॉल्व है, देश की सुरक्षा, देश की रिक्वायरमेंट, ठीक है, चाहे हेल्थ हैजार्ड्स प्रॉब्लम, इन सब से फेस करना हो तब डीआरडीओ अवेलेबल होता है। तो उसने बनाया बायो टॉयलेट्स। पहले बायो टॉयलेट्स यूज होता था केवल एरोप्लेन में, अब यूज होता है हर एक पार्ट में। हर एक पार्ट मतलब ट्रेन में, तभी तो प्लेटफॉर्म साफ मिलते हैं, ठीक है, वरना मोदी जी कह के थक गए, उनको पता था कुछ हो तो रहा ही नहीं है। यस और नो? ठीक है, जितनी पब्लिक उतना ही वेस्ट। ठीक है, अब सोचो, मैंने कहा ना कमजोरी को ताकत बना लो, ठीक है, तो नितिन गडकरी जी ने पहले सोचा कि ये हमारी कमजोरी है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सॉरी बेटा, तो क्यों ना उसको अपनी पावर बनाया जाए, उस पॉपुलेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करके उससे यूरिया अलग किया जाए, तो करोड़ों रुपए तो हम वैसे ही बचा सकते हैं। तो अब आप गूगल करना, इंडिया में जो ये बायो टॉयलेट्स हैं उनसे कितने करोड़ रुपए बचाए जा रहे हैं अभी करंट में, और आगे कितने बचाए जाएंगे, समझे? आप देखो, हमने सारे जो क्या बोलते हैं उनको, सीवरेज प्लांट्स, उनको इंटरलिंक नहीं करा क्या? क्या होता है वहां पे? वैशाली में चले जाओ, नई चौपाटी के पास में सीवरेज प्लांट लगाया हमने, ठीक है, विज्ञान नगर के आगे भी एक सीवरेज प्लांट लगाओ, अगर आपको पता हो, किसी के नॉलेज में हो तो वहां सीवरेज प्लांट में क्या किया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी उससे यूरिया अलग किया जाता है, और वेस्ट, बाकी पानी को तो एग्रीकल्चरल में यूज किया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि उस पानी को हमारे आना सागर में छोड़ा जा रहा था, कहा था ना, तभी तो परेशान था, तभी तो क्या 1.5 करोड़ रुपए निपटा दिए निगम ने। कितने? 1.5 करोड़, ठीक है। और ये आज से 1 साल पहले जब मैं नई चौपाटी गया था, तब वहां पे जलकुंभी शुरू हुई थी, तो हमने तभी कह दिया था ये आने वाले टाइम में परेशान करेगी, रियल बता रहा हूं, और उसने परेशान कर दिया, नाक में दम कर दिया, ठीक है। और ये अभी भी इनके कंट्रोल में नहीं आती, वो तो एक व्यक्ति की वजह से कंट्रोल में आई, लेकमैन ऑफ इंडिया, आनंद मालवेगढ़ उनका नाम था, उन्होंने उसमें केमिकल यूज किए, ठीक है, उसके कारण ये साफ हो गया, वरना ये साफ नहीं होती, ये इनके बस का था ही नहीं। ये तो निकाल रहे थे, आज निकालते, आज इस सेगमेंट को साफ करते, कल सुबह वापस, क्योंकि हवा चलती वो फैल के वो कहीं और निकल जाती और वहां अपनी ग्रोथ कर लेती। एक ही रात में पूरा कवर हो रहा था, ठीक है, रोज का 20 लाख रुपए का डीजल लग रहा था। लेकमैन ऑफ इंडिया, गूगल कर लेना, ठीक है, पैसे लिए उन्होंने भारी रकम, केवल एक केमिकल मिलाने के, वो भी केमिकल उनका खुद का नहीं था, ठीक है, ऐसी बातें बताई थोड़ी जाती है भाई, ठीक है। निगम अपने ऊपर ठप्पा लगाएगा क्या? निगम तो क्रेडिट लेने काम करेगा ना, पैसे किस बात के दिए? इसी बात के दिए कि हमने उसको कंट्रोल किया, आपने देखा नहीं कितना हुआ था, ठीक है, कहां कहां से टीमें आ रही थी, भूल गए क्या? गूगल नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ते थे तब आता था ना, बोले बेंगलोर से टीम आएगी, सर्वे करके जाएगी, पानी का स्टडी करेगी, तो सारी चीजें, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, उत्सर्जी अंग मानव शरीर में, क्योंकि हमारा मेन पार्ट अब कौन है? मानव। तो मानव शरीर में उपस्थित उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हाँ भाई, क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
एक्सक्रीटरी ऑर्गन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन? तो बताओ ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, वेरी नाइस, किडनी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वृक। ठीक है। सेकंड, सेकंड लीवर। कोई सोच भी नहीं सकता है लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। और लीवर का ही तो मेन रोल है भाई। अभी क्या बताया मैंने? ये क्या कर रहा है? अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर रहा है? तो बताओ, ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम नहीं कर रहा है? तो लीवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इन्वॉल्व होता है। और बताओ, और कौन होगा? सोचो और बताओ। नहीं, स्किन है कि नहीं है? स्वेट, सीबम, ऑयली सब्सटेंस। आप देखते हो अभी के मौसम में शाम होते होते स्किन कितनी डेड और ऑयली हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है? वो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट ही निकल रहा है। सीबम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सीबम। ठीक है, वो जो पल्पी सब्सटेंस निकलता है, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, कईयों के पिंपल्स वगैरह भी हो जाते हैं ना, वो तो एज ही होती है भैया। और कई बार हम जब बॉडी मतलब ज्यादा ऑयली स्किन होती है और साफ नहीं करते हैं तो देखना वो हो जाते हैं और उसमें एक पस जैसा पड़ जाता है, वो सीबम कहलाता है। तो वेस्ट निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? बस, तो ये क्या हो गया? स्किन। और बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत। हाँ के ना? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जो खाना हमारी बॉडी में पचता नहीं है उसको कौन निकालता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट ऑर्गन हुआ कि मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ कि नहीं हुआ? यस। और कौन सा रह गया? हम्म, और कौन सा रह गया? कोई बता सकता है? बता दे तो मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क उसको। सॉरी, कौन? नहीं मैडम, म्यूकस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। म्यूकस तो एसेंशियल प्रोडक्ट है। म्यूकस कुछ नहीं होता, कफ और बलगम होता है। हाँ, तो वो तो जरूरी है ना। वो जरूरी है। नाक में इसलिए है ताकि हम जब सांस ले रहे हैं तो जर्म्स और बैक्टीरिया को अपने ऊपर चिपका ले, डस्ट को चिपका ले, ताकि हमारी बॉडी में जो जाए वो फिल्टर्ड एयर जाए। गले में इसलिए जरूरी है, खाने को स्लिपरी बना दे ताकि यहां से खाना इजीली उतर जाए। पेट में इसलिए जरूरी है, पढ़ाया था ना, कि ताकि एचसीएल के इफेक्ट से बचाने का काम करता, वो तो कंपलसरी है। हाँ, वो बात अलग है कि जब जुकाम हो गया, बीमार हो गए, तब वो क्या हो गया? एक्सेस हो गया। तो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारी बॉडी वीक हो गई। उस समय क्या हो गई? कमजोर हो गई। और सॉरी, है लंग्स। चलो, वेरी नाइस। क्या सर्च किया क्या? है सर्च किया क्या बेटा? सच बता, पहले सच बता। सर्च किया? देख जे, चीटिंग। अच्छा, एक और है ऑर्गन, बताओ कौन? नहीं, वो नहीं आएगा, सॉरी, नहीं है, बस यही है। तो टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है, हार्ट नहीं है, हार्ट की कह रहा था, हार्ट नहीं है। एक्चुअली हार्ट अलग करता है। ठीक है, लेकिन निकालने का काम कौन करता है? हाँ, इसको क्यों बोला? क्योंकि CO2 को निकालता है। इसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम में। ठीक है, इसलिए नहीं। ठीक है, और स्किन नॉर्मल है। लीवर हमने बात करी ली। किडनी। तो मेन, आप जब भी बुक्स ओपन करोगे ना, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? किडनी। समझ में आ रही है बात? तो मेन यही है। पूरा चैप्टर कोई भी किताब उठा लो, चाहे 11th क्लास। हाँ बोलो। सॉरी, नहीं, वो तो कलेक्शन पार्ट है ना। वो तो किडनी का ही पार्ट है। अभी किडनी स्टडी करेंगे तब आएगा। वो तो ऑर्गन है। वो क्या है? ऑर्गन। हम तो एक्सक्रीटरी पार्ट की बात कर रहे हैं। सॉरी, नहीं, पेनक्रियास क्यों होगा? बताओ एक भी काम कि ये एक्सक्रीट करता है सर? नहीं करता है, इसलिए तो ये 5 होते हैं। ठीक है, अब वो क्या करेगा? 3 इसमें से लिख देगा और एक कुछ और लिख देगा, जैसे आपने बोला हार्ट लिख देगा, तो वो नहीं होता है। ठीक है, चले आगे। अरे जल्दी बोलो। यस, अब हम आते हैं सबसे पहले किडनी, मतलब इसमें जो हमें पढ़ना है, किडनी।
देखो किडनी की बात करें तो कहां पर होती है, कहां पर होती है किडनी, जल्दी से बताओ। ऐसे बताओगे क्या, लिखूं क्या? यहां पर पीछे, यह कोई बात होती है? हाँ, वैसे तो कोई बोले सर वो रन मूवी में विजयराज की किडनी ऐसे निकाली थी, ऐसे थोड़े। हाँ, एब्डोमेन कैविटी में कहां पर होती है? तो लिखने के लिए भी तो कुछ छोड़ो, ऐसे दिखा रहे हो सारे घूम घूम के, ये कोई बात होती है? ऐसे कौन बताता है? एब्डोमेन कैविटी में होती है, सुनिएगा सुनिएगा, ठीक है। उदर गुहा, वेट करना, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, उदर गुहा में, गुहा में टी थोरासिक नंबर 3, हाँ, टी से L3 के बीच, सुनिएगा भाई, T12 क्या है? थोरासिक। अब जिसने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा होगा वो हमारे साथ यहां पर जिंदा है, जिंदा है मतलब समझ पाएगा। थोरासिक बोन होती है हमारे यहां पर, यहां इसको बोलते हैं, देखो ये होता है सर्वाइकल, फिर होता है थोरासिक, फिर होता है लंबर, फिर होता है सैक्रम, और फिर होता है कॉकिक्स, कुछ ये पार्ट होते हैं। टोटल 5 बोन्स होती है हमारे बैकबोन में, समझ आ रही है? ठीक है, और उसमें थोरासिक जो है ना, अब ऐसे समझिएगा, यहां पर होती है, ये है सर्वाइकल, ये पूरी टोटल कितनी बोन्स होती है? सर्वाइकल 5 होती है बच्चों, तो फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 हो गई। इसके बाद होती है सर्वाइकल, कितनी? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद होती है लंबर, 1 2 3 4 5। अब सुन लिए, सुनो, ये है थोरासिक 12, T12, 12 होती है ना, तो 12 से शुरुआत होती है किडनी की, और नंबर 3 L3, ये रही L3, समझ पा रहे हो अब? तो ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच के सेगमेंट में किडनी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? T12 और L3 के बीच में, बिटवीन T12 एंड L3। कहां पर? उदर गुहा, उदर गुहा को एब्डोमेन कैविटी भी बोलते हैं, कैविटी, ये होती है हमारी पूरी उदर गुहा, समझिएगा। ये पूरी बेल्ट जो है ना, इसको नाम दे दिया। हम नहीं कहते कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप क्या बोलते हो? ये ट्रॉपिकल जोन होता है, यही तो पढ़ते हो आप, ठीक है, अलग अलग जोन, तो ये पूरा जोन हो गया, क्योंकि सनलाइट यहां पर सीधी गिरती है, तो इसको नाम दे दिया पूरा ट्रॉपिकल जोन। वैसे ही हमने, ये हमारा पेट होता है, एब्डोमेन होता है, तो इसलिए इस पूरी बेल्ट को नाम क्या दे दिया? एब्डोमेन कैविटी, उदर गुहा। समझ में आ रही है बात? तो उदर गुहा में T3 और सॉरी T12 और L3 के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। L3 को ही कमर वाला पार्ट कहा जाता है। चलो, ये पोजीशन हो गई। इसके बाद इसका वेट कितना होता है? किडनी का वेट 120 टू 170, क्या बोले? किलो, ग्राम, क्या कर रहे हो मैडम? किलो में, इंसान तो खुद ही नहीं होता। चलो कोई बात, ठीक है, 120 टू 170 ग्राम होता है। कलर रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, लाल भूरा, शेप बीन शेप्ड, हिंदी में राजमा के आकार की या सेम की फली के आकार की। राजमा खाया ना?
कहीं कुछ किताबों में लिखा रहता है सेम की फली का आकार, कुछ किताबों में लिखा रहता है राजमा का आकार। ठीक है, बीन शेप्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कैसी होती है? डाइकोटलेडन होती है। कैसी होती है? डाइकोटलेडन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइकोट? द्विबीजपत्री क्या होता है? चलो कोई बात नहीं। जब आप चना मूंगफली इसका छिलका हटाते हो तो दो टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए ये भी डाइकोट है। कौन? किडनी। नेफ्रॉन। इसलिए स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, और डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोनोलॉजिस्ट। आ रहा हूँ, वो रुको तो सही, अभी तो बेसिक ही तो लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे चले। चलो, इसकी फॉर्मेशन करने वाला, ठीक है, बेसिक या फंडामेंटल पार्ट कौन होता है? बेसिक और फंडामेंटल पार्ट, मतलब मूल भूत इकाई या यूनिट कह दो, फंडामेंटल यूनिट कह दो, कौन होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए अब मैं यहां लिख रहा हूं भाई, इसी के आगे का पार्ट, इसकी स्टडी, स्टडी ऑफ किडनी, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोनोलॉजी। और डॉक्टर की बात करें, नेफ्रोनोलॉजिस्ट। वो पेट की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। जो डाइजेशन सिस्टम, हाँ, उसको देखो मैंने आपको शायद नहीं लिखा है हो, तो डाइजेशन सिस्टम की स्टडी को बोलते हैं गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी। और उसके डॉक्टर को बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर होता है नेफ्रोनोलॉजिस्ट। जो आप समझे नहीं, यूरोलॉजिस्ट इसलिए क्योंकि उसने इन्फेक्शन प्रॉब्लम जो होती है ना, वो सारे वो नेफ्रोनोलॉजिस्ट ही होते हैं एक्चुअली। बिल्कुल, उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, बॉटल लाओ ना यार पानी। सब अपने पास रख रख के बैठे हैं। चलिए, हो गया। अब इसका एक हो गया, आगे चले। डायग्राम। अब इसका डायग्राम, क्योंकि जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए डायग्राम बहुत कंपलसरी है, तो डायग्राम से आपको पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा। हाँ, दो टुकड़े हो जाते हैं ना, वो डाइकोट कहलाता है। मूंगफली डाइकोट होती है। बिल्कुल, अभी बताते हैं वो भी। ये नीचे होती है राइट वाली, और ये वाली ऊपर होती है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे लीवर होता है। लीवर हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है और हैवीएस्ट ऑर्गन है, तो इतना साइज ज्यादा होता है कि ये किडनी नीचे की तरफ शिफ्टेड होती है। बना रहा हूं ना, देखो हो गया यहाँ तक। चलो, डायग्राम बना लो। 1 मिनट वेट करना ना, फिर बनाना।
दिख रहा है, एक किडनी ऊपर एक किडनी नीचे, राइट साइड वाली थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट साइड वाली ऊपर होती है। ठीक है, इसकी नेमिंग करते हैं। देखो ये जो पार्ट है ये तो है लेफ्ट राइट सॉरी किडनी, पेयर्ड फॉर्म में होती है, और ये है लेफ्ट किडनी। ये जो अपर पार्ट है, सुनिएगा प्लीज, ये जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, या इसको रीनल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल वलकुट हिंदी में बोलते हैं। और ये जो पार्ट है, मैं कुछ नाम इसमें लिखूंगा कुछ नाम इसमें लिखूंगा ताकि हौच पौच ना हो। ये जो पार्ट है डेप्थ वाला, इसको कॉनकेव पार्ट बोला जाता है किडनी का, और इसका नाम होता है हाइलम। क्या नाम है? हाइलम। हाइलम। फिर आगे चलते हैं। ये जो है इसको कहते हैं, अच्छा ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, ये कहलाता है पेल्विस। पेल्विस यानी किडनी से डायरेक्टली ब्लड किस में कलेक्ट होता है? पेल्विस में। क्या पेल्विस इज अ फनल शेप्ड पार्ट, दिख रहा है फनल जैसा, कि ऑयल डालने की नहीं होती क्या, जो पहले ऊपर से ब्रॉड होती है नीचे से नैरोअर हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, तो वैसी तो है। इसको बोलते हैं पेल्विस। फिर आ जाओ, इसको इसको बोलते हैं यूरेटर, मूत्र नली हिंदी में, या यूरेटर भी कहते हैं। फिर ये वाला सेगमेंट इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। हिंदी में मूत्राशय। आगे मैं जब भी लिखूंगा डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर ही लिखूंगा भैया ना, इसलिए एक ही बार नाम लिख रहा हूं। फिर इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग। यहां तक हो गया? हो गया, आगे चलते हैं। देखो इसके अंदर दोनों में होते हैं, मैं एक में ही बना रहा हूं। दोनों में होते हैं, मैं एक में ही बना रहा हूं। इनको बोलते हैं पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? पिरामिड्स। नॉट पिरामिड लाइक मिस्र वाला पिरामिड, ठीक है, इनका नाम क्या रखा गया है? पिरामिड। तो ये है पिरामिड। और किताबों में अगर आप पढ़ो तो रीनल पिरामिड भी पढ़ो, तो कंफ्यूज मत होना। देखो रीनल का मतलब ही होता है किडनी, जैसे सुनो, जब हमने बोला पल्मोनरी तो समझ जाओ वो लंग्स की बात कर रहा है,
जब हमने बोला कार्डियल तो समझ जाओ हार्ट की बात हो रही है, जब मैंने बोला रीनल तो समझ जाओ लंग किडनी की बात हो रही है। तो रीनल वर्ड किस क्या है, किडनी से रिलेटेड, समझ में आ रही है मेरी बात। पल्मोनरी वर्ड क्या है, लंग से रिलेटेड। कार्डियल क्या है, हार्ट से रिलेटेड है। यहां तक हो गया। फिर आप जानते हो हर ऑर्गन को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, आउटर कवरिंग होनी चाहिए। फैट तो ऑफ कोर्स होगी, वो तो होगी, आउटर कवरिंग होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, नहीं गलत बोल रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लूरा तो लंग्स के ऊपर होती है, इसलिए लंग्स की स्टडी क्या बोलते हैं, प्लूमोनोलॉजी। लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, प्लूमोनोलॉजी। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी, क्योंकि उसके ऊपर कार्डियल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक मिनट। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, क्या नाम है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, सुरक्षा झिल्ली, सुरक्षा झिल्ली कईयों के लिए हो सकता है, मैंने कहा ना ये सबसे ज्यादा गंदा टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को। कौन सा, किडनी, समझ नहीं आता है, मैं सच बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन आज जब पढ़ के जाओगे तो आप इससे इंट्रोड्यूस हो जाओगे। ठीक है, सेफ्टी मेम्ब्रेन, सेफ्टी मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं इसको, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल झिल्ली। झिल्ली, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, ये किडनी के हाफ पार्ट पर ही होती है, ये किडनी के हाफ पार्ट पर ही होती है। तो बाकी का क्या, बाकी आधे को सेफ्टी प्रोवाइड कराने का काम हमारी रिब्स करती है। कौन सी रिब्स, 11th और 12th रिब्स, 11वें नंबर की और 12वें नंबर की पसली यहाँ होती है ना, यहाँ हाथ लगाते हैं तो यहाँ पे पसलियां फील होती है। तो ये जो मतलब ये पसलियां होती है, टोटल कितनी होती है यहाँ पर, 12 होती है। तो 12 में से याद है मैंने आपको बताया था 11वीं और 12वीं रिब्स, 11th और 12th रिब्स उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, तैरती पसलियां, वही उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो आपको इसके नीचे एक नोट ऐड करना पड़ेगा, कर दूं, चलो। तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप जो आपने लिख, आप अलग से भी लिख सकते हो ना उसके डायग्राम के नीचे, डोंट वरी। तो देखो यहां पर एक नोट, इसमें लिखना, पेरिटोनियल झिल्ली किडनी के आधे भाग को ही सुरक्षा प्रदान करती है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हाफ पार्ट प्रोवाइड सेफ्टी टू हाफ पार्ट ऑफ किडनी। हिंदी में बोल रहा हूं, पेरिटोनियल झिल्ली केवल किडनी के आधे भाग को ही सुरक्षा प्रदान करती है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स सेफ्टी टू हाफ पार्ट ऑफ किडनी, तथा शेष भाग को सुरक्षा प्रदान करने का काम 11वीं और 12वीं पसलियों से किया जाता है। एंड द remaining parts safety provided through and remaining part safety provided through 11th और 12th रिब्स, और शेष भाग को सुरक्षा प्रदान करने का काम 11वीं और 12वीं पसलियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें तैरती पसलियां कहा जाता है, विच इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, जिन्हें तैरती पसलियां कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई, अरे यस, यस आगे चलते हैं, सुनिएगा प्लीज। अब यहां पर आते हैं, यहां पर दो नलियां होती हैं, आप डायग्राम देखो गूगल पे तो आपको पता पड़ेगा, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की, देखा क्या, अच्छा।
हरी हरी। अब पिरामिड भी मैंने रेड बना दिए, थोड़े से गलत अलग कलर लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, अब समझ लेना। और ब्लू, ये लो। मैंने इसलिए डायग्राम को सेगमेंट में बनाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो दो नलियां हैं, एक नीली, नीली क्यों बनाई है? क्योंकि ये किसके लिए है? इम्प्योर ब्लड के लिए। और लाल क्या है? प्योर ब्लड के लिए। समझ में आ रही है? ठीक है। जब हम अपनी वेन्स देखते हैं, ठीक है, होप दिखाई दे, ये नीली नीली दिख रही है, ये नीली होती है पहली बात तो, ग्रीन नहीं है। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है। ये क्या होती है? ये क्या होती है? वेन्स। ये क्या होती है? एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स, और एक होती है आर्टरी। ठीक है, समझना इसकी कहानी पे। अच्छा, पहले इन दोनों के नाम लिख दे, सुनिएगा। इसको कहते हैं रीनल आर्टरी, रीनल ब्लू और रेड आर्टरी। हाँ, रीनल उल्टा लिख दिया, इसको कहते हैं रीनल आर्टरी। और ये है रीनल वेन्स। रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स, हिंदी में रीनल धमनी और रीनल शिरा। रीनल धमनी और रीनल, जगह नहीं है, क्या लिख दो नाम? रीनल शिरा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या कभी लाइफ में ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत पड़ी आपको? पड़ी? हाँ, कोई तो होगा ना। हाँ, ठीक है। तो किस में चढ़ाते हैं, आर्टरी में या वेन्स में? हाँ, क्या होती है? ये आर्टरी, आर्टरी प्योर ब्लड होती है याद रखना, और वेन्स इम्प्योर ब्लड होती है ना? हाँ, वेन्स में चढ़ाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि आर्टरी हमारी बॉडी में डेप्थ में होती है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, पहली बात। और दूसरी बात, आर्टरी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ब्लड का। किसमें? नहीं, आर्टरी में करते ही नहीं मैडम। उसका कारण, वो तो बहुत रेयर केस में, लेकिन बहुत प्रिकॉशंस। कारण है, एक छेद कर दिया ना, तो सलमान खान का डायलॉग, इतने छेद करेंगे तो वो वाली बात हो जाएगी, वो ब्लड रुकेगा ही नहीं उसमें। एक्चुअली प्योर ब्लड हार्ट सीधे जब पंप करता है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हार्ट ने जैसे ही ब्लड को पंप किया ना, तो ब्लड सीधा आर्टरी में भागा, आर्टरी में भागा तो प्रेशर क्या होगा? तेज। कभी नहीं होता घर का बच्चा यहाँ से, अब दूरी डिस्टेंस इतनी है और मैं यहां से भाग के जाऊंगा तो दरवाजे पे कोई खड़ा होगा तो उससे टकरा जाए, क्योंकि अभी प्रेशर ज्यादा है। वेन्स में प्रेशर कम होता है, क्योंकि वेन्स में बॉडी ऑर्गन से ब्लड आता है, ऑर्गन से वापस रिपीट होके ब्लड आता है, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है? कम। इसलिए उसमें छेद भी कर देंगे ना, सिरिंज भी लगा देंगे, तो भी क्या होगा? ब्लड तेजी से बाहर फ्लो नहीं होगा। ब्लड डोनेट करते हो? किसी ने किया? एक बार किया, वो भी वेन से ही होता है, याद रखना। आर्टरी को डिस्टर्ब करते ही नहीं है, दिमाग से निकाल देना। हम्म हम्म ब्लड इम्प्योर मींस क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी बॉडी में जाके बॉडी उससे उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगी, फिर ही तो गेन करेगी। बात समझे? इम्प्योर मतलब उसके अंदर कचरा वचरा थोड़ी मिला हुआ है।
चलो आगे चलें। अरे आगे चले, मैंने एक ही में बनाया, दोनों में नहीं बनाया। कहानी दोनों में होती है, समझना। और ये जो मैंने लाइन बनाई पतली पतली, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, और इनके नंबर होते हैं 10 लाख पर किडनी, 10 लाख पर किडनी। और ये जो होते हैं पिरामिड, सुन लेना प्लीज, 8 to 12 पिरामिड्स होते हैं। कितने? किसी की किडनी में 8 भी हो सकते हैं, किसी के 10 भी हो सकते हैं, किसी के 12 भी हो सकते हैं, पर होते कितने नंबर है? हाँ, 8 to 10 लाख पर किडनी नेफ्रॉन्स के नंबर होते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लाख। 10 लाख नेफ्रॉन है। मैं एक नेफ्रॉन अब बनाऊंगा भी, ऐसे 10 लाख होते हैं। बनाते हैं, रुको वेट करो। पीछे क्यों बैठा है? वही आके मारो, ध्यान रखना, मैंने खाते हुए देखा। पथरी बन जाएगी, ध्यान रखना। हाँ चले आगे। अरे हो गया। तो अब सुन लो भाई, कहानी क्या हुई पहले यहां से। रीनल आर्टरी से, सुनना, रीनल आर्टरी से ब्लड को फिल्टर करने के लिए यहां पर आया। सुनो कहानी, वर्बल समझाते पहले। रीनल आर्टरी से ब्लड आया, कहां से? हार्ट से। ये कहां से आ रहा है ब्लड? थोड़ा डायग्राम छोटा कर देता हूं। अरे दोनों ही कर रहा हूं मेरे भाई। समझ जाओगे ना? चलो देखो, यहां से आया प्योर ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड, सॉरी नॉट प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब मैंने इम्प्योर क्यों बोला? सुनना, इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या अवेलेबल है? अमोनिया, मतलब यूरिया। क्या अवेलेबल है? यूरिया। वो यूरिया वाला ब्लड आया यहां पर, और यहां से होते हुए किसके अंदर एंटर हो गया? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन, वो उसको फिल्टर करती। कैसे करती वो अगले सेगमेंट में देखते हैं। फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद आया प्योर ब्लड। वो प्योर ब्लड जब किडनी ने फिल्टर कर दिया, प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड यहां से होते हुए, रीनल वेन से होते हुए वापस किस में ट्रांसफर हो गया? हार्ट के अंदर। कहां चला गया? और हार्ट इसको कहां भेजेगा? कहां भेजेगा? लंग्स में। और लंग से CO2 को रिमूव किया जाएगा, और CO2 रिमूव हो जाएगा तो वापस ये लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। रंग भी समझना है यहाँ पे, सोच समझ के लिए। प्योर ब्लड का कलर लाल होता है। प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी नाइस। और इम्प्योर ब्लड मींस, लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो हार्ट के लिए प्योर ब्लड है ना, वो किडनी के लिए इम्प्योर ब्लड है। अब ये थोड़ी सी उल्टी कहानी, सुनो कहानी क्या है। देखो, हार्ट ने भेजा तो उस हार्ट से जो ब्लड आया वो क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो कलर कैसा होगा? रेड कलर, लाल रंग है। लेकिन उसके अंदर यूरिया मौजूद है, यूरिन मौजूद है, ऐसे समझ लो आप। यूरिन मौजूद है तो किडनी उसको क्या करेगी? फिल्टर करेगी। लेकिन बदले में किडनी को वर्किंग नहीं करनी, अपना काम नहीं करना। हम घर जाएंगे, आप जिस समय कमाने लग जाओगे तो क्या आप घर जाके खाना नहीं खाओगे, या केवल कमा कमा के भरते जाओगे अपनी अलमारी को? खाओगे ना? ठीक है, तो सेम किडनी फंक्शनिंग कर रही है, तो किडनी को अपनी बॉडी के लिए, किडनी अपने फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? वो इसी ब्लड से लेगी। इसलिए ये आने वाला प्योर ब्लड है, हार्ट से प्योर ब्लड है, लेकिन किडनी के लिए कौन है ये? इम्प्योर ब्लड। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूरिया मौजूद है। किडनी में जब ये ब्लड आएगा, किडनी इससे ऑक्सीजन ले लेगी, साथ ही साथ इस ब्लड को फिल्टर कर देगी, इससे यूरिन अलग कर देगी। समझ में? यूरिन अलग होते ही अब इसमें अंदर, इस ब्लड में किडनी ने ऑक्सीजन यूज करी थी तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में। वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसका कलर हो गया ब्लू, ठीक है, नीला। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है? नीला, ठीक है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रीनल वेन से होते हुए वापस कहां पहुंचा? हार्ट में पहुंचा। फिर वापस हार्ट उसको पंप करेगा, वो ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स CO2 को अलग करेगा, वापस ऑक्सीजन मिला देगा, वापस वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेन्स में ब्लू ब्लड होता है। बताते हैं अभी, रुको।
वो बता दे। यहां तक की बात समझ में आई? अरे वो यस बोलो नो बोलो, चलो आगे चलते। पहले अब समझना, देखो अब पहले एक आर्टरी और वेन्स में हम डिस्क्रिमिनेशन देख लेते हैं। आप मान के चलिएगा इसमें से स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, याद नहीं होता है कि ब्लड कहां से कैसे जाता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं ताकि हमें एक चीज क्लेरिफाई हो जाए। तो उसके लिए आप केवल और केवल आपके लिए आज के दिन मैंने अपने हार्ट को और लंग्स को बाहर निकाल रहा हूं अपनी बॉडी से। बाकी तो होने तो बॉडी में चाहिए, लेकिन आज बाहर निकाल के समझा रहा हूं, तो समझना भाई। तो फिर सोचो डेडिकेशन की पराकाष्ठा। लंग्स में भी एक लंग्स छोटा होता है, एक बड़ा होता है भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें इस चीज को इग्नोर करते हैं, इसलिए दोनों बराबर है। वो जब मेन ऑर्गन पे आएंगे तब बताएंगे। फिर बचपन में अपने कॉपी किताबों में हार्ट तो बनाया होगा, और फिर उसमें तीर भी बनाया होगा। हाँ, मैं आपको बता दूं हार्ट ऐसा नहीं होता है, क्लोज्ड फिट फिस्ट की तरह होता है। पर फिलहाल हमें वर्बल पढ़ने के लिए मैंने ऐसा ही बना दिया, क्योंकि हम इसी को जानते हैं फिलहाल, तो है कि नहीं। और ये है हमारी बॉडी, मैं ही मान लो, भले ही कौन मना करता है, ये लो। तो ये है 3 पार्ट। अब समझना, सुनिएगा प्लीज। चलो अभी डायग्राम थोड़ा हम जूम आउट कर देंगे, पहले बना ले, समझा दें। अब सुनो भाई, वैसे तो जब मैं सांस लेता हूं, गौर से सुनना, इसको लिखने फोकस मत करना, ये आपके पास ही आने वाला वापस ना, इसलिए यहां पर देखना। जब मैंने सांस ली तो इनहेल करने पे, सांस अंदर लेने पे ऑक्सीजन कहां भर गई? फेफड़ों में। यस और नो? दोनों फेफड़ों में भरेगी, एक में भरेगी? दोनों में। लेकिन मैं एक ही फेफड़े काम में ले रहा हूं, समझने के लिए ट्रिक है ये, ठीक है। तो एक लंग्स में गई, कौन से में जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, पहले मुझे बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से हार्ट के पार्ट में जाएगा, राइट में या लेफ्ट में? मतलब लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। सुन लेना, मतलब लेफ्ट वाला जो हमारे लंग हार्ट का सेगमेंट है, ये रहा। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर? ये रहा 4। ये एल वी होता है, ये एल ए होता है, उल्टा लिख दिया। एल ए होता है, एल वी होता है, ये आर ए होता है, आर वी होता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। ज्यादा दिमाग पे लोड मत डालो, बस ये समझो, ठीक है। एट्रियम, वेंट्रिकल, आलिंद और निलय, दोनों, दोनों आलिंद दोनों निलय। ये राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, समझ में आ रही है? अब सुनना, ये प्योर ब्लड के लिए होता है। हार्ट का ये वाला हिस्सा किसके लिए होता है? और हार्ट का ये वाला हिस्सा इम्प्योर ब्लड के लिए। हमारे हार्ट डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, इसलिए तो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड अलग अलग रहता है, ठीक है। अब सुनो, मैंने सांस ली तो ऑक्सीजन कहां गई? लंग्स में गई। ये लो ऑक्सीजन गई लंग्स में, एंटर हो गई, यहां से गई है, लेकिन मैंने वर्बल बताया। ये लो O2 गई, O2 गई, लंग्स ने क्या करा? O2 को किसके साथ मिला दिया? किसके साथ लिंक कर दिया? ब्लड के साथ, ठीक है। वो कहानी बाद में पढ़ेंगे। अब ये बन गया प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड, इसलिए मैंने रेड लिया है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया भाई? हार्ट में गया। को भी कौन से पार्ट में? लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। लेफ्ट पार्ट के भी कौन से भाग में गया? आर्टरी में। आर्टरी से कहां उतरा? वेंट्रिकल में। आर्टरी से कहां उतरा? वेंट्रिकल में।
अब वेंट्रिकल से ये सीधा कहां पहुंचा? ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स ने पार्टी कर ली अपनी, जेठालाल की तरह, है कि नहीं? ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल गई। अब यही ब्लड पहुंचा किडनी में, इसलिए मैंने रेड बनाया था, रीनल आर्टरी। सुनो, अब क्या हुआ, बॉडी ने कंज्यूम कर लिया उस ब्लड की ऑक्सीजन को और क्या कन्वर्ट कर दिया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस किस में मिल गई? ब्लड में। और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्लू कलर में बनाता हूं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कहां पहुंचा? राइट एट्रियम में। समझ पा रहे हो? इसलिए ब्लू है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर यहां से कहां उतरा? राइट वेंट्रिकल से कहां गया? और लंग से CO2 अलग हुई और CO2 को बाहर एक्सेल कर दिया गया। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? यस और नो? यस। आगे समझो, इसमें कोई डाउट है जल्दी बोलो, पक्का? सुनो फिर, अब ये पार्ट किससे कनेक्ट है? ये वाला हिस्सा किससे कनेक्ट है? और हार्ट का ये वाला हिस्सा किससे कनेक्ट है? लंग्स से है। और याद रखना, लंग्स के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, पल्मोनरी। क्या बताया था? तो क्या मैं इसके आगे लिख सकता हूं यहां पर पल्मोनरी? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं पल्मोनरी? हिंदी में क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। नाम है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। फुफ्फुस बहुत बहुत कंफ्यूजन करता है स्टूडेंट को, मैं आपको सच बता रहा हूं, याद ही नहीं होता। ठीक है, पल्मोनरी। अब सुनो, आपको केवल क्या याद करना है? आपको याद करना है आर्टरी, यानी धमनी। धमनी किसके लिए होती है? प्योर ब्लड के लिए। बस इतना याद कर लो, बाकी कहानी आप खुद बता दोगे। धमनी किसके लिए होती है? प्योर ब्लड के लिए। अब मुझे बताओ, क्या ये आर्टरी हो सकती है? नहीं, क्योंकि यहां लिखूंगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। यहां अगर मैं नाम लिख देता हूं तो ये नाम क्या बन जाएगा पूरा? पल्मोनरी आर्टरी। क्या ये आर्टरी हो सकती है? नहीं, क्योंकि यहां भी लिख दूंगा तो ये भी पल्मोनरी आर्टरी बन जाएगी। मैं कह रहा हूं केवल आर्टरी लिखा मैंने वहां। प्योर ब्लड के लिए कौन होती है? आर्टरी। तो ये भी हो सकती है क्या? नहीं। क्या ये हो सकती है? ये वेन्स होगी, क्योंकि ये तो इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही है, तो ये भी आर्टरी नहीं हो सकती। बच्चा कौन? बस ये वाली। तो ये होती है आर्टरी, जो धमनी, जो हमारी ब्लड को बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम करती है। अब जो किडनी के अंदर लेके जा रही है उसको नाम दे दिया रीनल आर्टरी। आप समझ में आई कहानी या नहीं आई? तो ऑर्गन्स में भेजिए, ऑर्गन्स में सब आ गए, आंख, नाक, कान, मुंह, फेफड़े, गुर्दे, जो भी है, जिसको चाहिए वो सब कौन लेकर आ रही है? आर्टरी। समझना कहानी, ठीक है? ठीक है, आर्टरी। अब किडनीज में जो ब्लड लेकर जा रही है वो रीनल आर्टरी। और कौन सा ब्लड है वो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन उसमें यूरिन मौजूद है। तो किडनी अपना काम करेगी, दो काम करेगी, उससे ऑक्सीजन ले लेगी खुद के यूटिलाइजेशन के लिए, खुद के उपयोग के लिए ऑक्सीजन, और साथ ही साथ उसमें से यूरिया को, यूरिन को अलग कर देगी, फिल्टर करने का काम करेगी। समझ में आई बात? और समझो। अब ये आर्टरी है तो इसका उल्टा कर दो, वेन्स बोले तो शिरा। अगर आर्टरी प्योर ब्लड के लिए होती है तो वेन्स किसके लिए होती है? इम्प्योर। क्या ये वेन्स हो सकती है? नहीं। क्यों? पल्मोनरी वेन्स बन जाएगी वो। क्या ये वेन्स हो सकती है? इसको पल्मोनरी नाम क्यों दिया? क्योंकि लंग से कनेक्टेड है। तो ना तो ये वेन्स हो सकती है ना वो वेन्स हो सकती है, क्योंकि मैं पल्मोनरी वेन्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल वेन्स की बात कर रहा हूं। बचा कौन? केवल ये। तो ये हो गई वेन्स, बोले तो शिरा। फिर आ जाओ एक और, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये होगी या ये होगी? पल्मोनरी आर्टरी। सुनना, उल्टा चलता है यहां पर। आर्टरी प्योर के लिए होती है तो पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर के लिए होती है। आर्टरी प्योर के लिए तो पल्मोनरी आर्टरी। अब बताओ दोनों में से कौन है, लेफ्ट या राइट? वो लेफ्ट प्योर के लिए है।
मैंने बोला आर्टरी आर्टरी प्योर के लिए होती है, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर के लिए होती है। इम्प्योर वाला सेगमेंट कौन सा है, तो कौन सा होगा, राइट। तो ये हो गई पल्मोनरी, फुफ्फुस, धमनी। बचा कौन, पल्मोनरी, फुफ्फुस, शिरा। ये लीजिए, ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट याद करते हुए थक जाता है, लेकिन सच बताऊं एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाता है। प्योर ब्लड को कौन पहुंचाएगा, कौन निकालेगा, लंग्स में कौन पहुंचाएगा, हार्ट में कौन पहुंचाएगा, ऑर्गन्स में कौन पहुंचाएगा, ऑर्गन से कौन लेकर आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सच बता रहा हूं। और वो रटता ही रहता है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट करो इसको। कोई क्वेश्चन हो मन में तो पूछो। अच्छा डोंट वरी, मैंने यहाँ पर वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं हमारे हार्ट में। अभी हम हार्ट की स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए वॉल्स हमने नहीं समझा। ये सरासर गलत है, हार्ट ऐसा होता ही नहीं है, पहली बात तो बता दूं, हम ऐसा नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करो। ये केवल लर्निंग ट्रिक है हमारी एक, ताकि हम इससे फ्रेंडली हो जाए। क्या करो, नहीं, रेड होता है हार्ट, रेड मीट से बना होता है, और रेड मीट बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, इसलिए फॉरेन कंट्री में पोर्क मीट प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो लाल मांस होता है। रेड मीट इसीलिए तो खाते हैं, वो हमारी तरह नहीं है बकरे और मुर्गियों पे जिंदा रहता है, सब वाली नहीं है। वो खाते हैं सुअर, पिग। पिग फार्मिंग बहुत महंगा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो कदर नहीं करते ना वो, तो वहाँ बहुत महंगा होता है। उसका कारण है एनर्जेटिक, एनर्जी ज़्यादा मिलती है उससे। और हार्ट तो हमारा होता ही है एनर्जेटिक, 24/7 काम करता है। किस दिन हार्ट ने बोला आज मेरी छुट्टी है, वो कभी नहीं बोल सकता है। जिस दिन उसने बोल दिया ना तो खीर पूड़ी तो बनेगी घर में। हाँ, ठीक है, इसके बारे में लिखूं या चलेगा, समझ गए, समझ गए तो घर से आप लिख कर लाओगे। लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ने प्योर ब्लड को किस में पहुंचाया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में उतरा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां पहुंचा, ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स ने उस ब्लड को कंज्यूम करके, मतलब ब्लड से ऑक्सीजन कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट किया, CO2, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू किस में पहुंचा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां पहुंचा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां पहुंचा, लंग्स ने CO2 को अलग कर दिया ब्लड से, और CO2 बाहर एक्सेल हो गई। वो इनहेल, ये एक्सेल। मैंने शुरुआत में कहा था ये काम इनहेल और एक्सेल दोनों लंग्स से होता है, लेकिन हमने अपनी ट्रिक में एक लंग्स को इन्वॉल्व करा ताकि हम अपने सीक्वेंस को इजीली लर्न कर सके। थोड़ा सा नया लगता है भाई, है ना, शुरुआत तो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, ऐसा लगता है यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है। लेकिन सच बताऊं, इसको 2-3 बार आप जब पढ़ोगे समझोगे तो आपको इतना फ्रेंडली हो जाएगा, आप समझ जाओगे अच्छा ये कॉन्सेप्ट था क्या, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, रीनल आर्टरी और वेन्स। ऐसे और भी आर्टरीज होती है, आगे आप नाम पढ़ोगे, रेडियल आर्टरीज, ब्रोंकियल आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, बहुत सारी होती है, सबके अलग अलग नाम है, लेकिन सबका फंक्शन एक है। इनके नाम इसलिए दिए अलग अलग क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर ने कहा होगा कि अपना लेफ्ट हार्ट दिखाओ, लेफ्ट हाथ उठाया और यहां पे दबा दिया, इसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी, जिसपे पल्स को नापा जाता है। डॉक्टर क्या करता है, एक हाथ से यहां लगा लेगा और एक हाथ से घड़ी देखेगा, 10 सेकंड काउंट करेगा और फिर कहेगा ठीक है, ये करता है, दैट्स दिस इज कॉल्ड रेडियल आर्टरी। क्या बोलते हैं, रेडियल आर्टरी। फिर कुछ लोग गए होंगे, बीपी किसी ने चेक कराया क्या अपना, यस, कहां चेक करते हैं, लेफ्ट आर्म पे। क्यों लेफ्ट आर्म पे, क्योंकि हार्ट यहां पर होता है, इसको बोलते हैं ब्रोकियल आर्टरी। सबसे हायर प्रेशर अगर हार्ट के करीब है तो वो यही है, इसलिए ब्लड प्रेशर यहां पर मेजर किया जाता है। हर फंडा, कोई किसी बोला अच्छा तेरा लेफ्ट नहीं है, राइट दिखा दे, ऐसे कभी नहीं होता। ये हार्ट से दूर है, ये हार्ट से दूर है, हार्ट के क्लोजर, हार्ट यहां होता है ना कि यहां होता है। ठीक है, एक मूवी आई थी, इंडियन मूवी आ सकती है ऐसी, लक, आमिर खान के भांजे की। हाँ, क्या, फिर टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, फिर कार्डियोलॉजी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अलग अलग सेगमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिर थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो, खर्चे ज्यादा होंगे, बात इतनी। लेकिन फिर स्फिग्मोमैनोमीटर का रोल खत्म हो गया,
उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। सॉरी, दो टाइप की, हाँ। ये आजकल डिजिटल आती है, पहले मरकरी, वो मरकरी वाली आती थी जिसमें इंडिकेटर चढ़ता था, बात खत्म, मशीन एक ही है मैडम, टेक्नोलॉजी बदल गई उसमें। ठीक है, आ गया समझ में? कोई क्वेश्चन हो बताओ पहले तो आपका, पक्का? जस्ट इसका उल्टा होता है। पल्मोनरी आर्टरी किसके लिए होती है? इम्प्योर ब्लड के लिए। और पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड के लिए। मतलब नहीं, एक्चुअली इनहेल करा ना, तो वो तो जा रही है अंदर, लेकिन आप जब ले रहे हो तब भी तो फंक्शनिंग हो रही है अंदर, ऐसे थोड़े दम घुटने लग गया, नहीं। तो वो जो CO2 ऑर्गन्स यूज कर रहे हैं वो वापस आ रही है, तभी तो बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। डबल मतलब एक बार में आती है, दूसरे बार में निकलती है। ठीक है, यहां तक हो गया? चलो आगे चलते हैं। नहीं, सबको सुनाई दिया वो तो। क्लास है क्या आगे? लंच है, फिर क्लास है? नहीं, वो तो 5 मिनट कराओ, मेरी भी आगे क्लास है। वो तो आज मेरा सेशन लेट हो गया था भाई थोड़ा सा, इस वजह से, बाकी अपनी 2 आवर्स की क्लास थी, मैं थोड़ा सा लेट आया था। इसके बाद नेफ्रॉन में तो स्ट्रक्चर में टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सुनो भाई, हाँ मैं यहाँ बता रहा था, इसने, सुनो 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 सुनो, इसने क्या करा, रीनल, अब समझ में आ गया होगा, रीनल आर्टरी से प्योर ब्लड आया, मतलब यूरिन वाला ब्लड आया, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो थे उसमें गया, उसने फिल्टर कर दिया, और वापस ब्लड को किसमें भेजा? रीनल वेन्स में। रीनल वेन्स से होते हुए ये वापस कहां पहुंच गया? हार्ट में, हार्ट से लंग में, लंग से CO2 अलग करके बाहर निकाल देगा। ये कहानी हुई। अब समझना, अब जो यूरिन यहां से फिल्टर हो, अब आप डायग्राम बना चुके हो तो थोड़ा थोड़ा सा डायग्राम को मैं मैशअप कर रहा हूं, है ना। जो यहां से यूरिन छना था ब्लड में से, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। एक्चुअली हमारी किडनी जो होती है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम करती है, समझना। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे किडनी का, तो किडनी का प्रिंसिपल होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा, एक तो सुना होगा प्रो मैक्स, और एक होता है अल्ट्रा प्रो मैक्स, तो दोनों में कहानी समझ गए होंगे आप, है ना। तो अल्ट्रा, एक तो फिल्ट्रेशन, जब चाय पत्ती छानते हो तो छोटे छोटे पत्ती के पार्टिकल, टी लीव्स जो होती है वो उसमें चाय में आ जाती है, तो कहते हैं बॉटम की चाय छोड़ देनी चाहिए ना, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को लास्ट से बॉटम अप करने में बड़ा मजा आता है, ऐसे करते हैं पूरा टिप तक, एक एक ड्रॉप का सिप लेने में मजा आता है ना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उनके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्टर होनी चाहिए, ताकि चाय में से वो पत्ती निकल जाए, वो बॉडी में ना जाए, बहुत हार्मफुल होती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ किडनी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बोलते हैं परा निस्यंदन, थोड़ा सा भारी नाम है भाई, परा निस्यंदन। और रीएब्जॉर्प्शन को कहते हैं पुनः अवशोषण। मतलब किडनी क्या करती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब सब कुछ छान दिया, चाहे काम का है चाहे नहीं है, समझो कहानी। किडनी ने क्या करा? सबको छान दिया, चाहे वो बॉडी को चाहिए या नहीं चाहिए। सब छानने के बाद किडनी वापस जो जो चाहिए उससे क्या करती है? रीएब्जॉर्ब करती है। समझ में आई? एक छोटा बच्चा नहीं होता, पहले तो गुस्सा आता है तो अपने सारे टॉयज फेंक देता है, फिर जैसे गुस्सा शांत होता है तो अपने काम काम के टॉयज वहां से उठा के लाता है वापस। यस और नो? हमने, आपने भी किया होगा, हमने तो बहुत किया है, ठीक है ना। हाँ, और फिर
पढ़ती हुई ज्यादा ही थी। तो बस सेम कहानी है, किडनी पहले फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद उसमें से वापस रीएब्जॉर्ब करती है। दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ किडनी इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा बोला ना, एक एक माइनर सी चीज को भी इसने फिल्टर कर दिया, ठीक है। इवन पानी को भी छान के निकाल दिया, जितना जरूरी है बस उतना रखा ब्लड में, बाकी सब निकाल दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं। तो यहां लिख लेना, क्या लिखोगे आप, प्रिंसिपल ऑफ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ किडनी, ठीक है। अब इसके बारे में हम, अच्छा एक और छोटी सी बता रहे थे। अब मैंने क्या कहा, यहां से जो छन छन कर आया, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, ये कल हम समझेंगे फिनोमिनन कैसे होता है। अब रीअब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, अब जो छनेगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पेल्विस में पहुंचेगा। फनल है ना ये, लाइक दैट। तो एक एक बूंद इसमें रिसती चली जाती है, ड्रॉप टू ड्रॉप। तो रिस रिस के सीधा यूरेटर से होते हुए कहां पहुंचती है, कहां पहुंच जाती है, यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्ट हो जाती है। ले, ये क्या हुआ, आ गया, भूल जाता है ना वो। हाँ, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां से कलेक्ट होते हैं, इसमें कलेक्ट हो गया। अब जब एक नॉमिनल प्रेशर अवेलेबल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो सीधा सिग्नल किसको मिलता है, ब्रेन को, और फिर यूरिनरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और सॉरी रिलैक्सेशन होता है, और यूरिन बॉडी से बाहर रिमूवल हो जाता है। ये तो हो गई हमारी किडनी की वर्किंग, लेकिन अभी मेन बाकी है। इस डब्बे के अंदर क्या था वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि मेन फंक्शनिंग कौन है, नेफ्रॉन की। समझ में आई बात, चलिए।